अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। अब हम देख लेते हैं कि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा उसकी रेगुलेशन कैसे हो रही है। एक तो सबसे पहले उसकी होगी नर्वस रेगुलेशन, सेकंड पे होगी केमिकल रेगुलेशन और थर्ड पे आपके आ जाते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम। अगर हम नर्वस रेगुलेशन की बात करें तो बेसिकली आपकी जितने बॉडी सिस्टम्स हैं उन सबको कंट्रोल आपका ब्रेन ही कर रहा होता है। और किसके थ्रू कर रहा होता है? आपके नर्व्स के चैनल के थ्रू कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन होती है आपके, सबसे पहले एक स्टिमुलाई जनरेट होता है। वो स्टिमुलाई बेसिकली रिसीव कौन करते हैं? आपके नर्व्स रिसीव करते हैं और उसकी फिर ट्रांसमिशन सिग्नल की करवा देते हैं अप टू द ब्रेन। फिर ब्रेन फर्दर नर्व्स के थ्रू ही सिग्नल भेजता है और आपका कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो सेम एज दैट आपके रिस्पायरेशन में भी रिस्पायरेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद आपकी केमिकल रेगुलेशन आ जाती है। केमिकल रेगुलेशन में बेसिकली जो डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं आपके डिफरेंट गैसेस के और डिफरेंट आपकी जो आयंस वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब वो देखेंगे कि वो कैसे इफेक्ट करती हैं आपकी रिस्पायरेटरी रेट के प्रोसेस को। देन आपकी आ जाती है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम। तो उनमें भी यही है कि बेसिकली आपकी ये जो केमिकल स्टिम्युलेशन होती है और केमिकल स्टिम्युलेशन की बेस पे ही आपके रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेन। ठीक है, या नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नर्वस रेगुलेशन में आपके कौन कौन से पार्ट्स, जो मेन पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इन कंट्रोलिंग ऑफ योर रिस्पायरेटरी रेट। तो बेसिकली आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ही आपके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और इसमें जो आपका ब्रेन स्टेम है वो रोल प्ले करता है। ब्रेन स्टेम में भी स्पेसिफिकली जो आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है और जो बोन्स का रीजन है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके रिस्पायरेटरी रेट को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें आपके 4 टाइप्स आ जाते हैं जिनमें आपके आ जाते हैं डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप, नीमोटैक्सिक सेंटर और एपनॉस्टिक सेंटर। अब इन्हें वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है और ये किस रिस्पायरेशन के किस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अगर हम डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो बेसिकली ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, बायलेटरली, यानी कि दोनों साइडों पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों साइड्स पे आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ये न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। ये जो मेन कंट्रोल करता है ये आपकी इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इसमें जस्ट जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं वो इंस्पायरेशन को ही कंट्रोल करते हैं। अब ये क्या करेगा? ये आपका स्टिम्युलेट करता है इंस्पायरेशन के प्रोसेस को और आपका जो क्या है इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल है उसे स्टार्ट करता है और फिर उसको क्या करता है? उसको इंक्रीज भी करता है। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद फिर उसे 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करता है सो दैट आपकी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो सके। तो ये बेसिकली काम है किसका? आपके डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का। देन आ जाता है वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है ये आपके किधर प्रेजेंट होता है? ये आपका जो न्यूक्लियस एम्बिगस है और न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगस है उनके वेंट्रोलेटरल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। वेंट्रोलेटरल मतलब कि आपकी डाउनवर्ड और साइड्स पे। ठीक है, साइड्स ऑफ दैट न्यूक्लियस एम्बिगस और न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगस उसमें प्रेजेंट होगा। अब इसमें जो है ये आपके इंस्पायरेशन को भी समहाउ कंट्रोल करता है और एक्सपायरेशन को भी। ठीक है, मेनली इसका काम है आपकी क्या करना? मेनली जो इसका काम है कि ये फोर्सफुल, जब आपकी फोर्सफुल इंस्पायरेशन या फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है तब ये एक्टिव होता है। इसका मेन काम ही यही है कि जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो तब ये एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ न्यूरॉन्स जो है आपके इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं तो ये उसको भी समहाउ कंट्रोल करता है। ठीक है, यूजुअली जो नॉर्मल आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस चल रहा होता है उसमें जो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम देख लेते हैं आपका जो है नीमोटैक्सिक सेंटर।
ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये आपका पोन्स में लोकेटेड होता है और उसमें आपका जो न्यूक्लियस पैराब्रेकियलिस है, ठीक है, उसके डोर्सली ये प्रेजेंट होता है, यानी कि उसकी बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली आपके जो इंस्पायरेटरी एरिया है यानी कि डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन उसको सिग्नल भेजता रहता है, ठीक है। उसे कौन सा सिग्नल भेजेगा, उससे भेजेगा स्विच ऑफ करने का सिग्नल, कि आपने सर्टेन टाइम के बाद स्विच ऑफ होना है सो दैट एक्सपायरेशन का प्रोसेस हो सके। तो ये जो आपका सिग्नल सेंड करता है वो लास्ट रहता है फॉर 0.5 सेकेंड्स। और अगर तो ये हाँ, अगर तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा नीमोटैक्सिक सेंटर तो ऑब्वियसली आपका जो इंस्पायरेशन है रोकता है उसे, तो आपका जो इंस्पायरेटरी रेट है या आपका रिस्पायरेटरी रेट है वो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी रेट इंक्रीज करेगा और आपका जो इंस्पायरेशन है वो क्या कर जाएगी, वो लेस टाइम के लिए स्टे करेगी यानी कि 0.5 सेकेंड्स। और अगर तो ये सिग्नल क्या है, वीक है, ठीक है, नीमोटैक्सिक सेंटर ने वीक सिग्नल भेजा है, तो आपकी प्रोलॉन्ग रेट ऑफ इंस्पायरेशन होगा, प्रोलॉन्ग रेट ऑफ इंस्पायरेशन होगा तो आपका जो रिस्पायरेटरी रेट है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली दो बातें इसमें याद रखनी है कि एक तो ये कि लिमिट करता है रेट ऑफ इंस्पायरेशन को, ठीक है, अगर ज़्यादा इधर से सिग्नल जाएंगे तो जो इंस्पायरेशन है वो डिक्रीज कर जाएगी और जो रिस्पायरेटरी रेट है उसे ये इंक्रीज कर देता है। अब हम देख लेते हैं एपनॉस्टिक सेंटर को। एपनॉस्टिक सेंटर जो है वो आपका लोअर पोन्स में लोकेट करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये भी आपके डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा और किस चीज के सिग्नल भेजेगा, सो दैट प्रिवेंट किया जा सके स्विच ऑफ वाले प्रोसेस को, ठीक है। ये बेसिकली उस स्विचिंग ऑफ को प्रिवेंट करता है। अगर ये स्विचिंग ऑफ को प्रिवेंट करता है तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये नीमोटैक्सिक के ऑपोजिट काम कर रहा है। मतलब ये जो ड्यूरेशन होगी इंस्पायरेशन को उसको इंक्रीज कर देगा, यानी कि आप डीपर इंस्पायरेशन लेंगे, ठीक है, डीप इंस्पायरेशन होगी, प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन होगी और जो आपका रिस्पायरेटरी रेट है उसे ये क्या कर देगा, उसे डिक्रीज कर देगा, स्लो डाउन कर लेगा। तो डीप इंस्पायरेशन में बेसिकली आपका एपनॉस्टिक सेंटर रोल प्ले करता है। अच्छा, उसके बाद जो है ये तो आपके आगे नर्वस रेगुलेशन, उसके बाद हम देख लेते हैं कि केमिकल रेगुलेशन में कौन कौन से केमिकल या कीमो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली जो कीमो सेंसिटिव एरियाज हैं ये आपके या कीमो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो बेसिकली केमिकल्स की बेसिस पे स्टिम्युलेट हो जाते हैं और फिर आपके फर्दर सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को और आपका फिर उस प्रोसेस की रेगुलेशन की जाती है। तो अब आपके जो कीमो सेंसिटिव एरिया हैं वो बेसिकली आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स के लिए लेवल्स पे क्या होते हैं, उन पे बेस्ड कर रहे होते हैं। और जो आपकी जैसे हाइड्रोजन आयंस हैं जो रिलीज हो रहे होते हैं जब आपका जो कार्बोनिक एसिड है वो ब्रेक डाउन होती है उसकी और वो पॉजिटिव आयन में और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करता है। तो ये बेसिकली जितने आयंस बन रहे हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक आपके जो कीमो सेंसिटिव एरिया उनको स्टिम्युलेट करते हैं और उसके रिजल्ट में फिर आपकी जो रेट है ऑफ रिस्पायरेशन उनको आइदर इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। इफेक्ट ऑफ अगर हम देखें आपका हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कीमो सेंसिटिव एरिया, तो उसमें यही है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो उनकी अगर कह लें कि उनका कीमो सेंसिटिव एरिया पे अलोन वो इफेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस इजीली नहीं कर सकते, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली क्रॉस कर देता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। और वो अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो देन ही वो सेंस किया जाएगा कीमो सेंसिटिव एरिया में और फिर वहां से उसकी रेगुलेशन होगी। अगर हम इफेक्ट ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को तो क्रॉस कर लेता है और वहां फिर इसका जो है क्या होगा, वहां पे इसका रिवर्स प्रोसेस होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर आपका हाइड्रोजन आयन और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो रिलीज कर देते हैं। अब ये हाइड्रोजन आयन बेसिकली
ये स्टिम्युलेट करता है कीमोसेंसिटिव एरियाज को, और बेस्ड ऑन दैट फिर आपका जो है क्या रिस्पिरेटरी रेट इफेक्ट होता है। ठीक है, और अगर हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसकी बात करें तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है कीमो सेंसिटिव एरियाज पे। क्यों? क्योंकि उधर जो प्रोटीन बफर्स हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर प्रेजेंट होगा, बफर सिस्टम तो नहीं होंगे वहाँ पर, तो इस बेसिस पे वो वहाँ पर कीमो सेंसिटिव एरिया को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आपकी रेगुलेशन यही है कि आपकी ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, पल्मोनरी रिसेप्टर्स हैं, और जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो रिसीव करेंगे सिग्नल्स। ठीक है, कोई भी केमिकल सिग्नल, कोई भी केमिकल चेंज, उसे सेंस करने के बाद आगे सिग्नल फॉरवर्ड कर देंगे वाया न्यूरॉन्स टू दी ब्रेन सेंट्रल कंट्रोलर, जो कि आपका पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, और कुछ और भी पार्ट्स हैं ब्रेन के। ठीक है, अब वहां से फिर सिग्नल आएगा किधर? न्यूरॉन्स के थ्रू ही आएगा आपके इफेक्टर्स पे। इफेक्टर्स आपके कौन से हैं? वही आपके मसल्स, और जितने भी आपके मसल्स हैं फिर उनकी बेसिस पे आपकी रेट ऑफ इंस्पायरेशन को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन। फंक्शन मेन आपका यही है गैशियस एक्सचेंज का, ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। अब ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर आपकी ये जो प्रोसेस हो रहा होता है वही जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके आपका कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड फिर फर्दर डिसोसिएट होता है, तो ये एक बफर सिस्टम को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और उसकी बेसिस पे आपका जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाता है। अब बेसिकली एसिड बेस बैलेंस को हम पीएच से पीएच के टर्म्स में भी देखते हैं। अब जब आपकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो आपका एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है। जब उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो आपके पास बेसिक एनवायरनमेंट आ जाता है। अब जो आपकी ब्लड की पीएच है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या जाता है कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगती है तो इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाता है और आपके पास कार्बोनिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब आपके पास बेसिक कंसंट्रेशन हो जाती है आपके ब्लड की तो फॉरवर्ड रिएक्शन करवा दिया जाता है और आपके पास बाइकार्बोनेट और आपके पास हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाते हैं। और इसी बेसिस पे आपकी जो ब्लड है और आपका इंटरस्टिशियम है उसकी पीएच को और उसके एसिड बेस को बैलेंस किया जाता है। अब मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मूव आउट करती है तो अपने साथ हीट को भी क्या करती है? हीट को भी रश आउट करवा देती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन प्रोसेस। एक्सक्रीशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अमोनिया है, कीटोन बॉडीज हैं, अल्कोहल है, एसेंशियल ऑयल्स हैं। ये सारे भी क्या हो रहे हैं? ये सारे भी रिमूव और एलिमिनेट कहाँ से हो रहे हैं? ये आपके एलिमिनेट आपकी लंग्स के थ्रू हो जाते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ रिस्पायरेशन इन सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन में भी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर ये रोल प्ले करता है। तो उसमें ये विनस रिटर्न में रोल प्ले करता है और ब्लड प्रेशर में। अब जब आपकी इंस्पायरेशन होती है और इंट्राथोरेसिक प्रेशर रिड्यूस होता है तो ये लीड करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंक्रीज करता है आपके वीनस रिटर्न को। और वीनस रिटर्न जब भी इंक्रीज होगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली आपका बीपी जो है थोड़ा सा रेस हो सकता है। अब ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर को भी क्या होता है कि आपका अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो बेसिकली आपकी किस स्टेज में होता है? ड्यूरिंग लेट एक्सपायरेशन और अर्ली एक्सपायरेशन, इसके दौरान में आपका ब्लड प्रेशर रेस हो जाता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन की अगर बात करें तो आपका कफ रिफ्लेक्स आ जाता है। कोई भी चीज आपकी अगर ट्रकिया के अंदर मूव कर जाए, वेंट पाइप के अंदर, तो आपको कफ स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए या म्यूकस की कंसंट्रेशन बढ़ जाए या कोई भी पस हो जाए या फ्लूइड आ जाए तो आपका कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसे क्लीन करने में हेल्प करता है। सेकंड आपका स्नीजिंग रिफ्लेक्स आ जाता है, वो भी एक प्रोटेक्टिव एक्शन है। थर्ड पे आपका रोल आ जाता है, रोल ऑफ एपिग्लोटिस ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। तो बेसिकली ये फ्लैप जो है एपिग्लोटिस का ये कवर कर लेता है आपकी वेंट पाइप को, सो दैट आप इजीली चीजों को स्वॉलो कर सको और कोई भी चीज आपके ट्रकिया के अंदर मूव ना करे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी जो था ये सारा
हमने आज किया रिस्पायरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट हम जो है स्किन को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।